दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से आपका रूबरू करवा रहे हैं जिनका तारुफ ऐसा है कि दो लफ्ज़ों में नहीं हम नहीं बात कर सकते। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, बड़ी एक ऑनर की बात है कि इंडियन आर्मी में वीर चक्र जो मिलना बड़ा एक सौभाग्य की बात होती है, सबके लिए एक सम्मान की बात होती है। ऐसे अवार्ड मिलने वाले जो धरती है उसको भी हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि उस धरती में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने उस धरती का, उस स्टेट का, उस कंट्री का मान बढ़ाया है। मैं तारुफ करा रहा हूं पहले आपसे कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र साई। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर का है कि कनक मंडी जम्मू में इनका 64 में इनका अपने जो बर्थ हुआ, बर्थ के बाद इन्होंने पढ़ाई की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए और 64 में इन्होंने जो है वो कमीशन लिया जेके राइफल में। कमीशनिंग के बाद 36 साल अपनी सर्विस की, डेकोरेटेड सर्विस की, मिलिट्री सर्विस की। और सर्विस में क्योंकि आर्मी की बात है तो इंडियन आर्मी में बड़े कम लोग हैं जिनको कर्नल रैंक के रैंक पे अपनी कमांड करने का मौका मिलता है, और मौका मिलता भी है तो एक बार या मैक्सिमम 2 बार। इनको तीन बार बटालियन को जो है कमांड करने का मौका मिला। और 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की बात थी, जोड़ियां के आगे छंब जो सेक्टर है, और एक पिकेट पे जो इन्होंने काम किया, बहुत एक भारत का जो एक इज्जत को वहां इन्होंने बचाया अपनी वीरता से, अपने दिमाग से, अपने कौशल नेतृत्व से और अपने जज्बे से, लड़ाई से। उसके बाद इंडियन आर्मी में इनको वीर चक्र दिया। सर ये बहुत गौरव की बात हमारे लिए, एक ऐसे डेकोरेटेड ऑफिसर से हम रूबरू हो रहे हैं। और दर्शकों को ये बताएं कि जिस पिकेट में इन्होंने किया उसका नाम भी वीरेंद्र घाटी, वीरेंद्र साई के नाम है, वीरेंद्र घर कि अभी भी वो इनके नाम से पिकेट है। सर आपका स्वागत है। स्वागत कितने बार करें, सब लगता है कि आपका स्वागत करते ही रहें। सर थोड़ा सा आप बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड है, जम्मू की कनक मंडी में जो गलियां, वहां से एक बच्चा पढ़ के आके आता है, फिर किस अरूज पे पहुंचता है, और वीर चक्र जो है देखा कि अल्टीमेटली वो पोस्ट थॉमस भी होते हैं, जो बल्कि शुक्र है उस अल्लाह ताला का, उस भगवान का जिसने आपको ये हमें मौका नसीब किया कि आपके दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपके इस विचार का, दूरदर्शन का, आपके अच्छे शब्दों का, क्योंकि हमारे देश में कुछ हवा ऐसी चली कि हीरो का मतलब होता था फिल्म का हीरो। जी जी जी। और वो हीरो डायलॉग किसी के लिखे होते थे, डायरेक्शन किसी और की होती थी, गाना गाता था तो गाने वाला अलग होता था, पर अपने चेहरे के हाव भाव से उसको दुनिया मानती थी कि यही सब कुछ करता है। यहां तक कि जब वो लड़ता था तो लड़ने वाला कोई और होता था, जब वो मार खाता था तो मार खाने वाला कोई और होता था। मुझे कुछ सर्विस कर फौज में ये एहसास हुआ कि अगर ये सब चीजें एक साथ जमा कर दी जाएं तो एक पर्सनैलिटी जो बनती है वो फौजी होता है। उसकी जगह कोई दूसरा खून नहीं बहाता, उसकी जगह कोई दूसरा गोली नहीं चलाता, उसकी जगह कोई दूसरा गोली नहीं खाता, उसकी जगह कोई भूखा नहीं रहता, प्यासा नहीं रहता। और उसकी तरह शायद मैं कहूं कि बहुत कम लोग हैं जो मां भारती, भारत मां को अपनी मां की तरह प्यार कर पाते हैं। तो मेरे बचपन से, शुरू से 43 में आपका बर्थ हुआ था? 43 में मेरा बर्थ हुआ। बड़ा जज्बा था उस समय, आजादी की तरफ दुनिया बढ़ रही थी, सेकेंड वॉर का मौसम था, क्विट इंडिया 42 में होकर चुका था, वो सब आवाजें गूंजती थी कान में। और उस माहौल में पैदा होकर
और क्विट इंडिया और फिरंगी भारत छोड़ो, उस फिजा में मेरा जन्म हुआ। तो मैं समझता हूँ मुझे इस माटी की खुशबू, इस हवा की जो लहर, उन सब चीज़ों में भारत माँ दिखनी शुरू हुई। और शायद वही एक जज्बा था जिसने मेरा ओरिएंटेशन फौज की तरफ किया। जब नौजवान हुआ तो मुझे एक एम्बिशन कोई पूछता था तो मैं कहता था एम्बिशन मेरा कुछ ऐसा हो कि एक जीप होनी चाहिए और एक गन होनी चाहिए। शुक्रगुजार हूँ भारत माँ का, शुक्रगुजार हूँ अपने देश का कि ये दोनों चीज़ें मुझे भरपूर मिली। बहुत बढ़िया। जब कमीशन हुआ था तो एक स्टेन गिनी मिली थी। जब एस डिप्टी ब्रिगेड कमांडर रिटायर हुआ तो तकरीबन 6,500 हजार गन्स मेरे हुक्म से फायर करती थी। सर अभी आपने कहा कि ब्रिगेड कमांडर, क्योंकि बातें बहुत सी बातें हैं, अब क्योंकि बात ये निकली है बातों से बात, आप कर्नल के रैंक पे ही आपने सुपरनेशन हुआ, आपकी रिटायरमेंट हुई है, लेकिन आपको जो बैकग्राउंड आपका रहा है, इतना इंथुजियास्टिक, इतने एक बिल्कुल फोर्स से भरपूर, जो होते एनर्जी से भरपूर एक ऑफिसर, डॉक्टरेट ऑफिसर, तो आगे रैंक तक भी जा सकते थे। वो कारण क्या हुआ कि आप वहीं तक ही प्रमोशन कारण जंग हुआ। अच्छा। जंग ने ही मुझे बहुत मशहूरी दी, जंग ने ही मुझे बहुत फॉरवर्ड किया। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे शरीर में 273 टांके लगे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा स्टमक, गैस्ट्रिक बॉल जिसको कहते हैं, 1/3 है। 2/3 मेरा खाली है। तो मेडिकल के बेस पे, मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से मुझे कुछ रहा, पर मुझे उसका मलाल पर सर देखो ना, नहीं है। सर वीर चक्र जो इंडियन आर्मी का एक हाईएस्ट अवार्ड है, परमवीर चक्र और वीर चक्र दोनों अवार्ड हैं जो इतने, तो ये बड़ी गौरव की बात है। मना साहब, मुझे फौज ने न सिर्फ वीर चक्र दिया, फौज ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आदर दिया, बहुत मान दिया, और देश ने भी बहुत आदर और मान दिया। अब ये स्वर्णिम जयंती चल रही है, एक प्रधानमंत्री ने मशाल भेजी थी, अब उसको J&K में कालू चक पर मैंने रिसीव किया। अब एक प्रधानमंत्री विजय मशाल भेज रहे हैं और यहाँ पूरी रियासत से उन्होंने एक बंदा देखा कि भी इसके हाथ में जाएगी, क्या ये कम आदर है? उसके साथ उन्होंने वो ताम्र पत्र भेजा जिसमें 2 ही लफ्ज लिखे हैं, भारत देश आपको सम्मान करता है, नीचे विदिन ब्रैकेट इंडिया सैल्यूट्स यू। वेरी गुड। इफ सच ए थिंग इज कमिंग टुडे, अब मैं 80 पहुंचने वाला हूं, इस उम्र में अगर ऐसा आदर भारत सरकार या भारत देश दे रहा है, तो मैं नहीं समझता कि 1-2 और रैंक से कोई 5,000 4,000 तनख्वाह और लेकर या 2,000-1,500 का पेंशन में फर्क पड़कर मैं कोई ज्यादा ऊंचा हो जाता। शायद इतना ही कदर रहता मेरा, जो मुझे कम नहीं लगता है। जैसे अभी आपने कहा सर कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो मशाल दी, आपने उसको रिसीव करके आगे लिया, और उसी कड़ी में सर आप हमारे स्टूडियो में हैं इस समय कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में ऐसे हीरे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, ऐसे जांबाज हमारे ऑफिसर सिपाही जिन्होंने काम किया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। सर ऐसा है कि जब से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे भी वो फौजी वर्दी पहन के उनको अच्छा लगता है बच्चों को ना, ये वर्दी, तो ये हर एक आदमी का एक सपना होता है कि मैं आर्मी अफसर बनूं। एंड आर्मी ही ऐसी, जैसे आपने भी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आर्मी ही एक ऐसी चीज है जो पहले ही आदमी को इज्जत देती है और बिल्कुल उस तरह से जो रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन बना देती है। ये हमारी इंडियन आर्मी तो बहुत अच्छी है, उसलिए बहुत गौरव है हमें। सर आप बताएं कि जब आपने कमीशन लिया तो आपकी वो जैक राइफल थी, फिर उसके बाद ये लाइट इन्फेंट्री में कैसे हुई? क्योंकि जब आपने एंट्री किया, आपकी जब बर्थ हुई 43, तो उसमें 64 में आपने लिया, तो ये आप उस टर्माइल से भी गुजरे हैं जब ये इंडियन आर्मी और जो सारा मलेशिया सर, फिर वो आज़ाद हिंद फौज वाला चक्र जो भी तो एक लहर थी, आपने सब कुछ देखा होगा, और इंडिया को आज़ाद होते होते भी आपने देखा। 4-5 साल के आप होंगे। जी हाँ।
तो उस समय तो क्या है, तो कैसे कैसे इंडियन आर्मी का रोल रहा है, थोड़ा सा बताएं। मैं क्रोनोलॉजिकली चलूंगा। जब मेरा जन्म हुआ तो आज़ादी के नारे लगाए जाते थे और देश के जो स्वतंत्रता में शामिल थे लोग, स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल थे, उन सब के नाम हमें रटे हुए थे। वो भगत सिंह हों, वो लाला लाजपत राय हों, और जितने भी 1857 के वीरों से लेकर रानी झांसी और तात्या टोपे, और उस वक्त से लेकर और उसके बाद जो अंग्रेजों के विरुद्ध लोग खड़े हुए, इन सब के नाम हमें रटे थे और हमारी नज़र में हीरो यही लोग हुआ करते थे। नेताजी बोस, उनका वर्दी और उनका वो पोस्टर, लगभग इसी किस्म की टोपी, वो ऐसा कुछ दिल में बैठा हुआ था कि हमें लगता था जीवन है तो यही है, और अगर जीवन बना है तो इस देश के लिए बना है, और अगर इसको निछावर करना है कभी तो मां भारती के लिए करना है। न और कोई जीवन पसंद था, न और कोई मौत पसंद थी। और मैं फिर कहता हूं, बड़ा बड़ा शुक्र है उस परमात्मा, रोटी रोजी कोई भी कमा लेता है, जी भी जाते हैं। चींटी से हाथी तक का प्रोग्राम उस बनाया हुआ है, पर जो करना चाहो वो कर कर जी पाना, मैं सोचता हूँ एक बड़े सौभाग्य की बात है। और वो सौभाग्य मुझे मिला, भरपूर मिला। युद्ध में जाने का अवसर मिला। मेरे कमीशन के बाद, कमीशन के चंद दिन बाद ही यूनिट में पहुंचते पहुंचते मुझे एक एम्बुश से गुजरना पड़ा। और मैं 95 में जब रिटायर हो रहा था, लास्ट डेट जिस दिन डाइनिंग आउट आना था, हमारे विजिटिंग पर हमारे जनरल शेरगिल हुआ करते थे, यहाँ डिविजनल कमांडर विजिट पर आए थे, और मैं उनको लास्ट डे अपना एरिया दिखा रहा था, और पाकिस्तान की तरफ से एक बर्स्ट आकर मेरे और उनके बीच जीप का शीशा तोड़ता हुआ निकल गया। तो लास्ट डे ऑफ सर्विस भी मैं जंग का अनुभव कर पाया, और एक योद्धा के लिए, एक फौजी के लिए मेरे ख्याल बहुत गर्व की बात है कि बॉर्न इन वॉर एंड केम आउट इन वॉर, और चल फिर रहा हूं। जो जंगी चोटें वोटें लग गई, ठीक हो गई, फिर भी चलने फिरने लायक हूं। यहां तक कहता हूं कि अगर कल फिर कहीं से आवाज आ जाए तो इतना हिम्मत और कुव्वत रखता हूं कि नौजवानों के साथ जाकर कम से कम पीठ थपथपा लूंगा, मौका पड़े तो गन उठा लूंगा। बहुत बड़ी बात की आपने सर, बहुत प्रेरणा की बात है। नाउ यू आर एंटरिंग इन दिस 80 ईयर सर। 80 हो जाएगा उस अगले साल। 80 हो जाएगा। तो ये आप प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे आपने कहा कि मेडिकल भी उसमें था आपका, पेट में काफ़ी सारी, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद सर आपने जो गैलेंट्री अवार्ड जो लिए आपने, उसका थोड़ा सा जिक्र हमें बताएंगे कि कैसे कैसे जो 71 में 1971 की जंग, वो बड़ा एक, हम छोटे से थे, नाम सुनते थे, छम्ब जोड़ियाँ पाकिस्तान का वो हो गया, दर्रा हाजी पीर दा, लैन आए कश्मीर देगे हर्रा, दर्रा हाजी पीर दा, निकल गया दिवाला पाकिस्तानी दी तकदीर दा। वो कैसे दिवाला निकला था बताइए सर, कोई किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, क्या क्या कैसे कैसे वही था? देखिए, जंग में पहली बात तो मैं कहूंगा कि जंग के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो कुछ लोग शायद बने होते हैं इसलिए, और इसीलिए शायद हमारा वो मनुवाद में था कि युद्ध करने वाले उनको अलग रखा जाता था, बाय प्रोफेशन, नॉट बाय जन्म। अध्ययन करने वाले ज्ञानी पंडित अलग हुआ करते थे, व्यापार करने वाले लोग अलग हुआ करते थे, और बाकी मेंटेनेंस सेवा के लोग अलग हुआ करते थे। ये सब बाय प्रोफेशन था। तो युद्ध का प्रोफेशन में जो कहते हैं ना, जिस बोखली में सर डाला तो फिर चोटों का क्या डर, तो जिसने अब युद्ध का रास्ता अपना लिया तो वो फिर जीवन और मरण को नहीं देखता। युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और
आप पूछ रहे थे जैक राइफल से और फिर जैक एलआई एयरफोर्स, वो जिक्र अब इस वक्त कंप्लीट आता है। जैक राइफल में मैं कमीशन हुआ था सर। 71 में जैक एलआई जैक राइफल्स को कमिट कर दिया था ईस्टर्न पाकिस्तान में। लोग कहते हैं पड़ोसी नहीं बदले जाते, इंडियन आर्मी ने बदल कर दिखाया। एक मुल्क हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, उसका नाम बदल कर बांग्लादेश कर दिया। कौन कहता है पड़ोसी नहीं बदले जाते? और मैं आज आपके मंच से कहना चाहता हूं, वेस्ट पाकिस्तान को भी होश में रहो, कहीं तुमको भी बदल कर बलूचिस्तान न बना दें। तो ये सब फौज के इरादे हैं, फौज की कुव्वत है, फौज की हिम्मत है, फौज का जोश है। तो जब जैक राइफल वहां कमिटेड थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं स्टाफ में था, ग्वालियर में पोस्टेड था। मैंने अर्जी दी कि भाई मैं पलटन जाना चाहता हूं, पलटन में जंग हो रही है और पलटन में जंग में मेरे जांबाज काम आ रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं पीस स्टेशन पे बैठूं, ये मेरा सोल्जरली मन नहीं मानता। उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। मेरे ख्याल आर्मी हेडक्वार्टर बहुत बिजी थे वॉर वूर संभालने के। मैंने रिमाइंडर दिया, फिर मैंने चीफ को एक खत लिख दिया। दिलमानिक शाह साहब के साथ छोटी सी कहीं सर्विस में मिलने का मौका मिला था। उन्हें कुछ बातचीत करके मुझे अच्छा लगा, पीठ थपथपाई कि बेटा कभी भी कोई बात हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना। अब बड़े अफसर कह देते हैं। मैंने उसका फायदा उठाया, पर्सनल लेटर लिख दिया उनको कि मैं पीस में बैठा हूं, कंफर्टेबली फैमिली के साथ हूं और मैं जंग में जाना चाहता हूं जहां लोगों की कैजुअल्टीज हो रही हैं, मर रहे हैं लोग, शहीद हो रहे हैं, मैं उनमें शामिल होना चाहता हूं। ये मुझे सवाल पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका कैरियर क्या है और ये क्या है। उन्होंने कुछ डांट डपट की होगी, तो जो भी स्टाफ अफसर कंसर्न थे उन्होंने मुझे ग्वालियर से उठाया और छम में पोस्ट कर दिया। अच्छा। मैं रास्ते में दिल्ली में रुका। मैंने कहा भाई मैं अपनी पलटन जाना चाहता हूँ ईस्ट में। कल के तुमने बहुत शोर कर लिया, बहुत जोश है। अच्छा। तो यहाँ मार पड़ रही है, इधर जाके जाओ जरा दिखाओ जरा अपना। और पोस्टिंग तुम्हारी 4th विद है, 24 घंटे में तुम्हें निकल जाना है। डिले हुआ तो अब इसका शक्ल ये होगा कि तुम जंग से पीछे रुक रहा है। तो जा, अब जंग के बाद बात करना किधर जाना है। यंग कैप्टन थे, हुक्म में नासू उठना, निकल गए। हिच हाइक करते हुए, ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो किसी के ट्रक में बैठ, कहीं बैठ, मैं अपनी यूनिट में पहुंचा। वहां पर बिल्कुल जंग का माहौल गर्म था। जंग में शामिल हो गए। माता भवानी, मां दुर्गा आशीर्वाद साथ था, तो जंग के नतायज अच्छे हुए। मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा जो डायरेक्ट मुकाबला पाकिस्तानी मेजर साहब से हुआ, जिसके काफी जिक्र फौज में किया गया, वो एक दिलेर शख्स थे। अच्छा। 6 फुट ऊंचे कद के थे, पठान थे, बहादुर थे। और जब एक बहुत ही मुश्किल घड़ी जंग की आई, डू और डाई वाली, तो उन्होंने लाइट मशीन गन उठाकर चार्ज किया। मेरे साथ डोगरी लड़के थे, तो हम लोग पलटन में तो उनकी भाषा वही बोलते हैं। तो मैं आप फड़ी लड़ रहा हूं गाली देते हुए, यहां नहीं बोलूंगा। तो एक जवान मेरा झपटा, पाकिस्तानी मेजर साहब ने उसकी तरफ अपनी मशीन गन फायर करनी शुरू की। मुझे वो आधा सेकंड का मौका मिला। मैंने अपनी स्टेन गन कॉक करना चाहिए, उसमें कुछ अड़चन पड़ी। अब हमारा फासला इतना नजदीक था कि मैंने दौड़कर, उछलकर और जंप लेकर उनको लात मारी, वो गिर गए। उसके बाद जो हुआ, डोगरिया ने जंग जीती कमसाने कने। तो फिर घमासान हुआ। बहुत बहादुर थे। मैं ये दोबारा 3 बार कह रहा हूं, क्योंकि जितनी बार मैंने उनके ऊपर वेनेट से स्टैब किया, बट से मुंह पर मारा, हर बार उस शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद बोला। और तब तक बोला जब तक कि वो बोलने काबिल नहीं रहा। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी बात कही है। आप उसको सल्यूट करते हैं, उसके जज्बे को। मैंने उसको गिरने के बाद जब उसका सांस रोक गया, जो फॉर्मेलिटी फौज की होती हैं, कोई ग्रेनेड ना फट जाए, कुछ नहीं है, वो तलाशी तलूशी लेने के बाद बाकायदा खड़ा होकर उसको सल्यूट किया। बहुत बढ़िया।
और मैंने उसका बॉडी जब हैंड ओवर किया, हमारे पलटन के सेकंड कमांड मेजर खान थे, उनका जिक्र करेंगे बाद में। मैंने उनका इकबाल खान मैंने उनका पाकिस्तानी मेजर फारूक का, मैंने उनका साइटेशन लिखा, ये सब बयान किया। उनकी तलाशी लेने में उनका एक इंश्योरेंस का फॉर्म भरा हुआ था, उसको सेफली बंद किया। एक खत उन्होंने अपनी बेगम के लिए लिखा था, उसको बंद किया। और उनकी ये पूरी जंगी दिलेरी का जिक्र कर कर एक साइटेशन बनाकर उनकी बॉडी के साथ हाथ जोड़कर, क्योंकि वीर तो वीर है। सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। मनाज साहब अपने मुल्क के लिए बिल्कुल वही कर रहे थे क्या जो मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा था। और ऐसा दिलेर आदमी, ऐसा जाबाज आदमी कहीं और मिलता, मैं गले लगाता, चूमता। पर उस वक्त एक ही चॉइस थी, या उसको मार लेने दो या तो मार दो उसको। लड़ाई है। और जंग में तो ऐसा ही होता है। ये आपने बड़ी जज्बे वाली बात की। एक सच्चा सिपाही वही है जो दुश्मन जो आपके सामने सिपाही है उसके जज्बे को भी, उसकी इज्जत करे। आपने बिल्कुल भी ये एक सच्चे सिपाही का ये वो आपने मुनासिब, यही तो है हमारे संस्कार। यही संस्कार राम जी ने नहीं भेजा था लक्ष्मण को, जाओ रावण के पास जाकर और उनसे लेसन्स लो, सबक लो, कुछ गुण सीख कर रहो। और यही श्री कृष्ण ने महाभारत में जब अर्जुन ने कहा, देखिए मेरे तीर से वो कहाँ जाते हैं, उनका ठहर, तेरे तीर से तो जिधर जाते हैं, तेरे रथ पे मेरा भी तो वजन है। और उनसे सीखो जाके, और सीखो उनसे। और जब सीज फायर हो जाता था सनसेट के बाद, भीष्म पितामह के पास जाकर पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। सर तो ये तो हमारे संस्कार हैं। एक अच्छा सिपाही सर, उन्होंने अपने लिए काम करना, अपने मुल्क के लिए, हमने अपने मुल्क के लिए काम किया दोनों। जैसे अभी आपने सर बात की है कि अभी अब देखिए हमारे अभिनंदन जी वहाँ गए थे, उन्होंने भी क्या कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह से एक उन्होंने प्यार तरह से एक अच्छी तरह से सलूक दिया और मैंने वो किया। मैंने एक भी लफ्ज, ही वाज नॉट सपोज टू, कहते नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू टेल एनीथिंग, लेकिन उन्होंने भी पूरा इज्जत के साथ। ये सारी एक जो अच्छी एक एस्टेब्लिश्ड आर्मी होती है, उनका यही तरीका होता है। वैसे मनार साहब, मैं थोड़ी सी नातफाकी यहाँ करूंगा। पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, जो हमारे वो कालिया का और उनका हाल किया बत्रा का, ये ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, इस खास मौके पर हमारे पायलट का मेरे ख्याल वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनको प्रेशर इतना था कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। आज भी मेरे देश के 1971 के प्रिजनर्स उन्होंने वो महिपत जेल पाकिस्तान में रखे हुए हैं। हमने एज ए शरीफ मुल्क, एज ए संस्कार वाला मुल्क, उनके 92,000 कैदी वापस दे दिए 71 के। हमारे आज भी 68 लोग उनके पास हैं जिनको उन्होंने आज तक रिलीज नहीं किया है, डिनाई कर जाते हैं। सर अभी जो 71 सर आपको फिर सर वो हम चाहते हैं अभी एक स्टेटमेंट में कि फिर भी आपको जो सर ये बहुत बड़ी बात है वीर चक्र जैसे आपको, तो फिर कैसे कैसे उनको मालूम हुआ, इन्होंने आपका वो सारी कहानी कैसे मालूम हुई आपके सीनियर्स को? देखिए, फौज एक ऐसी अजीब सी चीज है जिसमें ऐसा गेम है जान और जीवन के बीच का, जिसमें आपकी रिकमेंडेशन आपका साथी करता है जो आपका कंपटीटर होता है। अगर आप दो लोग किसी गेम में गोल मारने जा रहे हैं और आपको पता है कि मैं गोल नहीं कर सकता, ये कर सकता, आप उसको पास देते हैं, वो गोल मार देता है और आप छाती ठोक कर कहते हैं इसने मारा। बिल्कुल यही जंग में होता है। हर शख्स जंग में बेहतर करना चाहता है, कमाल करना चाहता है, देश के लिए न्यौछावर होना चाहता है। और अगर उसका साथी हो जाता है तो पहला उसका विटनेस वो शख्स होता है जो उसके साथ कंपटीटर था। वो आगे आके कहता है आपकी रिकमेंडेशन टॉप से शुरू नहीं होती,
ग्राउंड से शुरू होती यहां आपकी रिकमेंडेशन ग्राउंड से शुरू होती है कि वो शख्स जिसने धक्का मार के कहा तू हट मैं लेना, वो कहता था मी धक्का मारिए ये अगे गया इन्हें बेंट मारिया। तो ये एक ऐसा खास प्रोफेशन है जिसमें आपके कंपेटिटर्स ही आपके रिकमेंडर्स हैं। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के एक मेजर की वाहवाही कर सकता हूं तो मेरा साथी मेरी वाहवाही नहीं करेगा। सही 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 सही। तो इसकी रिकमेंडेशन वहां शुरू होती है, फिर वो कंपनी लेवल से बटालियन लेवल पर, और फिर जितनी भी हम बातचीत रेडियो सेट पर करते हैं वो सब सुनी जा रही होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। राइट सर। बाकी और मॉनिटरिंग होती है सर, क्योंकि आपके साथ बहुत लंबी चौड़ी बात करने का मन है, क्योंकि अभी अगली कड़ी में भी आपसे करेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आपने डॉक्टरेट किया, फिर आपने पीजी डिप्लोमा किया उसमें मार्केटिंग में, फिर उसमें आपने जो है एलएलबी किया। इतने डेकोरेशन करने के बाद आपके साथ बहुत कुछ बातें करने का मन है। फिलहाल सर इसी पे हम विराम लेते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, कुछ बातें शेयर की आपने, बहुत सी बातें प्रेरणा की आप दायक हैं सर, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सल्यूट यू सर। थैंक यू सो मच। मैं इतने ही चलते चलते कहना चाहूंगा आपके मीडियम से देशवासियों को, बच्चों को, कि देश के सच्चे हीरोज, लाइफ हीरोज को पहचानने का और उनके कदमों पे चलने का प्रयत्न करो। थैंक यू सर, थैंक यू।